कनेक्ट है ना? इसको थोड़ा सा क्या एडजस्ट, गिर नहीं जाए सेटअप। हेलो भावना, बेटा आवाज आ रही है प्रॉपर? ईशा, भावना, माइक अनम्यूट करना। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है आपको? निकिता, भावना, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी 9th कक्षा। इसके दो पार्ट हैं, लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हम 9th में पढ़ते हैं और सेकंड वाला पार्ट हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक राजनीति में फर्स्ट पार्ट आपके 9th क्लास में आता है, सेकंड पार्ट आपके 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। इसका फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग वो है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ये हमारा पाठ का क्या है नाम, ये क्या है हमारी बुक का नेम। यहां तक की बात हमारी स्पष्ट हुई। आपके पास ज्योग्राफी की बुक अलग होगी, इकोनॉमिक्स की बुक अलग होगी और एक बुक का नाम होगा लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट। एनसीईआरटी में 3 बुक तो ज्योग्राफी की, 3 बुक है, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल की और ज्योग्राफी की। हिस्ट्री का पार्ट इसमें शायद अलग से और हो सकता है। आज हम जो बुक पढ़ेंगे वो है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट और इसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इससे पहले हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है, इससे पहले हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा को जानते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या सभी बिंदु जब मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ अंडरलाइन के बाद या आप अपने सहूलियत के हिसाब से नोट डाउन भी करते जाएं। वैसे ईआरपी पे आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे ताकि आपको ये पता रहे कि क्या हमने आज पढ़ा है। लोकतंत्र की परिभाषा, ये इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के, इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के क्या हुए हैं, प्रशासक हुए हैं, इनकी प्रसिद्ध परिभाषा है जनता का, जनता के लिए जनता का शासन, जनता का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा को अगर हम देखें तो ये दी किसने, इब्राहिम लिंकन साहब ने दी। क्या परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए जनता का क्या हो, शासन, तो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दी, डाइसी ने दी है, सेबाई ने दी है, बहुत सारे लोगों ने दी। ब्राइस कहता है कि अंतिम शक्ति जनता में होनी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। हमें प्रसिद्ध परिभाषा लिंकन साहब की तो याद रखनी ही रखनी है। अगले साल सिमिलर पोर्शन आपको देखने को मिलता है 10th में। जब आप जाएंगे तो ये बेसिक चीजें वापस एज इट इज रिपीट होंगी, लेकिन इसके आगे का भाग आपको देखने को वहां पर मिलता है। ये जो बेसिक चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं ये तो वहां भी आएंगी और यहाँ भी, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
ताकि वहां जब रिपीटिशन हो तो हमारे बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाए। चैप्टर का नाम क्या था? लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। हमने क्या पढ़ी अभी? लोकतंत्र की परिभाषा, जो किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन ने दी थी। क्या कहा? जनता का, जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद हम लोकतंत्र शब्द को देखें तो लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रेसी, डेमोक्रेसी कहते हैं। ये किसका वर्ड है? अंग्रेजी का वर्ड है। आपसे पूछ लिया जाए लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? डेमोक्रेसी कहा जाता है। सर की आवाज है। सौरभ, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहा? डेमोक्रेसी। ये किसमें कहा गया? अंग्रेजी में कहा गया। इस लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को दो भागों में बांटा गया। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ क्या है? जनता। डेमोस का अर्थ क्या है? जनता, लोग, पीपल्स, कुछ भी कह लीजिए। क्रेटिया का मतलब क्या है? शासन। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। लोकतंत्र शब्द को अगर हम देखें तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये ग्रीक भाषा में अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस का अर्थ क्या है? चाहे तो जनता कह लें, चाहे पीपल्स कह लें, चाहे लोग कह लें। क्रेटिया का मतलब क्या है? शासन कहा जाता है। और दोनों को मिलाकर अगर अर्थ देखें तो अर्थ क्या निकलता है? जनता का शासन। क्या निकलता है? जनता का शासन निकलता है। तो ये आपको आवश्यक रूप से याद रखना है कि लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का शासन है। अर्थात अंतिम शक्ति, अर्थात अंतिम शक्ति किसमें है? जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने शब्दों से मिलकर बना है? डेमोस प्लस क्रेटिया। क्रेटिया का अर्थ क्या है? शासन। डेमोस का अर्थ क्या है? जनता या लोग। और दोनों शब्दों को मिलाकर अर्थ क्या निकलता है? जनता का शासन। अर्थात अंतिम शक्ति किसमें होगी? जनता में निहित होती है। अब हम मानव विकास की कहानी पढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों हमें आई। सबसे पहले हम जानते हैं मानवीय विकास का क्रम। मानवीय विकास का क्रम। आप जानते हैं सर्वप्रथम मनुष्य कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। धीरे धीरे उसने आग के आविष्कार को समझ लिया और मनुष्य ये जानने लग गया कि आग से हमें क्या लाभ होने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि आग का क्या औचित्य है, किस प्रकार से आग का वो लाभ ले सकता है। आग से फायदा क्या हुआ? वो भोजन को क्या कर सकता था? पका सकता था। क्या कर सकता था? पका सकता था। सबसे पहले कहाँ रहता है वो? जंगल में रह रहा है। जंगल में
रहते रहते वो एक जानवर की तरह जीता है। फिर बाद में उसे किसका अनुभव हुआ, किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार हुआ। आग से उसे जो भोजन मिला उसे कैसे यूज करने लग गया? पकाकर। सौरव बेटा आप माइक म्यूट रखें, वीडियो भी म्यूट रखें। भावना प्रॉपर आ रहा है? यस सर। ओके। मानवीय विकास के क्रम को देखें तो मनुष्य कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। आग का आविष्कार करता है, उसके बाद उसे भोजन पका हुआ मिलने लगता है। दूसरा इसने क्या किया कि वो आज से पहले सुरक्षा का भाव नहीं जानता था। जैसे ही आग का पता उसे लगा, उसने एक चीज और सीख ली कि आग से पका हुआ खाना तो मिलता ही मिलता है, प्लस सुरक्षा भी उसे मिलने लग गई। जंगली जानवरों से सुरक्षा होने लग गई और रात को सर्दी से सुरक्षा होने लग गई। बहुत सारी चीजों में उसे सहायता प्राप्त होने लग गई। किससे? आग से। तो वो अपने विकास क्रम में एक कदम आगे बढ़ गया। फिर धीरे धीरे आग से वो खेती की तरफ गया। कहाँ गया? खेती की तरफ गया। और जैसे ही खेती की तरफ गया तो वो एक स्थान पर रुकने लगा, क्योंकि खेती के लिए कहाँ रुकना पड़ता है? एक स्थान पर रुकना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज स्थान परिवर्तन करें और खेती कर सकें। तो जैसे जैसे उसे आग का आविष्कार का पता लगा, वो एक स्थान पर रुकने लगा। एक स्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने क्या की? खेती की। खेती करने से समूह बनने लग गए। क्या बनने लग गए? समूह बनने लग गए, ग्रुप बनने लग गए। जैसे ही ग्रुप बनेंगे, आप जानते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है, या यूं कहें मनुष्य बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर गतिविधि करता है, एक समाज में रहता है। ऐसे में जब समूह बने तो इसमें और भी बहुत सारी आवश्यकताओं की व्यवस्था महसूस होने लग गई कि किस प्रकार से इस समूह के कार्य संचालन, इस समूह में क्या हो? कार्य का संचालन किस प्रकार से हो, इस समूह की गतिविधि किस प्रकार से चले, इस समूह का मॉनिटर कैसे बनाया जाए, या इस समूह का सारा देखभाल का जिम्मा कैसे किया जाए। जंगल जंगल में आग लगी, भोजन पका, सुरक्षा आने लग गई, खेती एक जगह होने लग गई, एक स्थान पर रहे। खेती के कारण क्या बन गए? समूह। समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्य संचालन कैसे हो, गतिविधि कैसे हो, और इस समूह में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी सुरक्षा। क्या थी? सुरक्षा। क्योंकि हर वर्ग, हर काल, हर समय कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति थे उनसे छीन लेते थे और वो उनकी मेहनत पे अपना कब्जा कर लेते थे। यानी कि अपराध प्रवृत्ति के लोगों से कैसे सुरक्षा की जाए। ऐसे में इस समूह के सुरक्षा को ध्यान में रखकर क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। और राजा का पद किसके कारण आया? सुरक्षा के कारण आया। किसकी सुरक्षा? समूह की सुरक्षा, गांव की सुरक्षा, समुदाय की सुरक्षा। और ये राजा किसके आधार पर बनाया गया था? बल या ताकत के आधार पर बनाया गया। इस समूह को ये लगने लगा कि कौन सा व्यक्ति या किस व्यक्ति के द्वारा इस समूह की क्या की जा सकती है? सुरक्षा। उसे क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। तो हमने जंगल से राजा तक की कहानी पढ़ ली और इसे ही यहां से शुरुआत किसकी मानी जाती है? राजतंत्र की। किससे मानी जाती है? राजतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। यहां एक बात हमें और समझनी है कि पहला राजा भाग्यशाली था। पहला राजा कौन था? भाग्यशाली था।
ये कथन किसका है? तो ये कथन है अल्टेकर का। किसका है? अल्तेयर का कह लो, अल्टेयर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, हमने पढ़ा जंगल से सबसे पहले मनुष्य जानवर के बराबर रहता था, फिर उसमें आग का आविष्कार किया तो उसमें सुरक्षा, भोजन पका हुआ मिलने लगा। खेती के कारण उसमें स्थायित्व का भाव आया कि वो एक स्थान पर रुकने लगा। फिर वो किस में आ गया? समूह में आ गया, क्योंकि खेती एक स्थान पर होने से बहुत सारे लोग एक जगह आने लग गए। फिर धीरे धीरे उसकी आवश्यकताओं में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, उसके कार्य संचालन में बढ़ोतरी हुई, गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। और इन सब के कारण जो सवाल उठा वो किसका उठा? सुरक्षा का उठा, कि कैसे सिक्योरिटी पर्पस को सोल्व किया जाए, किस प्रकार से सुरक्षा समूह को दी जाए। इन सभी कार्यों के लिए अपने में से किसी एक बलवान व्यक्ति, अब कमजोर व्यक्ति तो सहायता कर नहीं सकता, कोई बलिष्ठ व्यक्ति चाहिए, मजबूत व्यक्ति चाहिए, तो अगर कोई आपदा आ जाए, अगर कोई संघर्ष हो जाए, तो समूह की क्या कर सकता है? सुरक्षा कर सकता है। और उसे नाम क्या दिया गया? राजा नाम दिया गया, जिससे शुरुआत किसकी मानी जाती है? राजतंत्र। तो राजा का शासन क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। दूसरा सवाल, राजा का चुनाव जब फर्स्ट टाइम किया गया, फर्स्ट टाइम जब राजा बना, तो उसका आधार क्या था? बलिष्ठ व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, जो समूह को कंट्रोल कर सके, समूह में जिसकी बात मानी जा सके, समूह में जिसका प्रभाव ज्यादा हो, आपातकाल में समूह का नेतृत्व कर सके, उसे क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। ये भी काम की चीज है। अब देखो, राजा बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता, और राजा हर कोई बनना चाहता है। राजा राजपाट क्या ठाट होते हैं, मॉनिटरिंग करने का मौका मिलता है, मेहनत कम करता है, पूरा नेतृत्व मिल जाता है। तो आप सोचो, जो पहला व्यक्ति बना राजा, उसके नसीब तो वैसे ही कहते बढ़िया थे, भाग्यशाली व्यक्ति था। उसे तो बिना मेहनत ही क्या बन गया? वो राजा बन गया। और आप जानते हो राजा की विशेषता क्या होती है? राजा परिवारवाद पर चलता है। किस पर चलता है? परिवारवाद पर चलता है, वंशवाद पर चलता है। यानी कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये वंश चलता ही जाता है। जैसे नेपाल में राजघराना था, भूटान में राजघराना था, तो ये क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी राजक्रम चलता जाता है। तो जो आने वाले बच्चे होंगे, आने वाले जो उनके वंशज होंगे, वो पैदा भी क्या होंगे? राजा ही पैदा होंगे। इसीलिए पहले राजा को क्या संज्ञा दी गई? भाग्यशाली राजा की संज्ञा दी गई। और किसने कहा? अल्टेयर ने कहा कि जो पहली बार जो राजा बना था वो क्या था? भाग्यशाली था। बिना मेहनत के, केवल ताकत होने के कारण ही क्या बन गया? राजा बन गया। आज के जमाने में नहीं बना जा सकता। यहां तक की बात समझ में आई। इसके आगे हम देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या क्या बने। पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था, किसने कहा? अल्तेयर ने कहा। दूसरा, मनुष्य में राजा की उत्पत्ति का कारण क्या था? सुरक्षा की भावना का होना। राजा बनने, प्रथम राजा के बनने का कारण या आधार क्या रखा गया? बल या ताकत रखा गया। राजा के शासन को क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। और राजा में जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, आगे सिस्टम चलता है, वो किसके आधार पर चलता है? परिवार और वंशवाद के आधार पर चलता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं, एक होता है राजतंत्र, एक होता है कुलीन तंत्र, एक होता है लोकतंत्र। हमने दो की तो बात कर ली। ऐसा शासन या राजा का शासन, इसका शासन, राजा का शासन
जिसमें दूसरी विशेषता होती है व्यक्ति विशेष का शासन, व्यक्ति विशेष का शासन। हम जानते हैं कि राजा 5-10 व्यक्ति तो हो नहीं सकते, एक राजा होता है और उसके अधीन उसकी पूरी प्रजा होती है। तो राजतंत्र में राजा का शासन होगा और राजा कैसा होगा? सिंगल व्यक्ति होगा, व्यक्ति विशेष का शासन इसमें होता है। और इसकी प्रमुख विशेषता एक और होती है, तानाशाही भी हो सकता है। क्या होता है? तानाशाही भी होता है। कैसे? शुरुआत में राजा चाहे कितना ही अच्छा हो, धीरे 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 जब उसका राजतंत्र बढ़ता है तो वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए दादागिरी करता है, वर्चस्व बढ़ाता है, एक प्रकार से हेगेमनी करता है, हेगेमनी। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड राजनीति में किससे संबंधित है? वर्चस्व से संबंधित है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हेगेमनी का अर्थ क्या होता है? वर्चस्व होता है। तो राजतंत्र की विशेषता को अगर हम देखें तो राजा का शासन क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। इसमें व्यक्ति विशेष का शासन होता है और तानाशाही भी ये धीरे धीरे हो जाता है। या तो ये शुरुआत से ही तानाशाही होगा राजा, क्योंकि राजा दमनकारी शासन होता है, जनता पे प्रेशर डालता है, जनता को जबरदस्ती या यूं कहें कि प्रेशराइज करके काम वो करवाता है। दूसरा देखें, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। आप जानते हैं दोनों में ही जनता का शासन होता है, या यूं कहें कि कुछ इसमें सिमिलर होते हैं। इसमें कुछ लोगों का शासन है, इसमें नेतृत्व किसके पास होता है? कुछ लोगों के पास होता है। क्या कहलाता है? कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र कहलाते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स और भी आप देखें साइंटिस्ट, ये सब लोग क्या हैं? नेता। ये सब लोग क्या हैं? ये समाज में 5% में आते हैं, या यूं कहें 10% में आते हैं और समाज के उच्च वर्ग में हैं। ये बौद्धिक वर्ग है जिसमें अपने सचिव हैं, आईएएस हैं, आरएएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं। ये समाज के लिए नियम बनाते हैं, क्योंकि सरकार के लिए काम भी यही करते हैं। समाज की मुख्य धारा में इनका रोल होता है, अर्थात समाज इनका क्या करता है? कॉपी करता है, अनुकरण करता है, इनके अनुसार चलता है। जैसे एक डॉक्टर का स्टेटस कॉलोनी में क्या है, उसकी कॉपी लोग करने लग जाते हैं। या यूं कहें कि समाज की फर्स्ट लाइन में ये लोग आते हैं, प्रथम पंक्ति, प्रथम लाइन में ये लोग आते हैं और इनका अनुकरण पूरा समाज करता है। और ये संख्या में बहुत कम होते हैं। इनकी विशेषता आप ध्यान रखें कि ये संख्या में कैसे होंगे? कम होंगे। और प्रभाव इनका क्या होगा? ज्यादा। प्रभाव इनका क्या होगा? ज्यादा। शासन में रोल इनका क्या होगा? ज्यादा। नियम कानूनों में प्रभाव क्या होगा? ज्यादा। समाज में इनकी जो स्थिति होगी वो ज्यादा मजबूत होगी। ये किसकी विशेषता है? कुलीन या अभिजन वर्गों की विशेषता है। समाज में पावरफुल अगर कोई लोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अभिजन या कुलीन कहलाते हैं। शासन वर्ग में इनका वर्चस्व होता है, प्रभाव इनका ज्यादा होता है, संख्या में ये कम होंगे, नियम बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समाज की पहली लाइन में ये खड़े होते हैं। और आप देखें, अमीर गरीब में बात करें तो हमेशा अमीरी क्या होते हैं? कम होते हैं। तो कुलीन वर्ग किससे जुड़ा हुआ है? अमीर वर्ग से जुड़ा हुआ तंत्र है। तो हमें समझ में आया, कुलीन तंत्र कुछ लोगों का नेतृत्व है,
या कुछ लोगों के शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। और ये धनिक वर्ग की तरह ही होता है, जैसे अमीरों का शासन होता है वैसे ही कुलीन तंत्र भी होता है। कुछ संख्या में लोगों का अगर नेतृत्व होता है तो उसे कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र कहते हैं। ये संख्या में क्या होते हैं, कम, इनका प्रभाव क्या होता है, ज्यादा। इनको मानने वाले या इनका पीछा करने वाले या इनका अनुकरण करने वाले लोग क्या होते हैं, ज्यादा। इसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की यदि हम बात करें तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जनता का शासन, यानी कि इसमें जनता पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो तीनों में हमने अंतर कर लिया। राजा का शासन या व्यक्ति विशेष का शासन क्या कहलाता है, राजतंत्र कहलाता है। कुलीन तंत्र कुछ लोगों का नेतृत्व क्या कहलाता है, कुलीन तंत्र कहलाता है। ये व्यक्ति विशेष का होता है, कुछ लोग वीआईपी लोग होते हैं। लोकतंत्र जनता का शासन या इसे भीड़ तंत्र भी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ये सारी विशेषता, क्यों भीड़ तंत्र इसे कहते हैं। अब इसमें लोकतंत्र में अगर हम देखें तो भारत में ये बहुत काम की चीज है, याद होनी चाहिए। भारत में संसदीय शासन, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के तहत प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। भारत में शासन व्यवस्था कौन सी है, संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हम जानते हैं कि नई दिल्ली में भारत में क्या है, संसद है और उसके तहत शासन चलाया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था को हम डिटेल से पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, कितने स्तर की सरकारें होती हैं, क्या क्या सिस्टम कहाँ कहाँ होता है। तो भारत में शासन की व्यवस्था पूछ लिया जाए, आपसे सवाल पूछा जाए कि राजतंत्र किसे कहते हैं, कुलीन तंत्र किसे कहा जाता है, लोकतंत्र किसे कहा जाता है, भारत में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है। और किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था के तहत प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब हम ये देखते हैं ये क्या होता है। आप जानते हैं भारत में चुनाव करने का काम किसका है, जनता का है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिस समय यूरोप जैसे संपन्न देशों ने, जिस समय यूरोप जैसे संपन्न देशों में मतदान का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया था, महिलाओं को नहीं दिया था, उस समय 1950 में भारत ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। प्रतिनिधि मूलक क्या है, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, जनता ने अपना क्या चुना, प्रतिनिधि, और अपने प्रतिनिधियों ने क्या चुना, अपना प्रतिनिधि चुना। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिनिधि के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनना क्या कहलाता है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की विशेषता है या प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाती है। फिर से देखें, आम जनता, हम जानते हैं 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया जाता है, जिनका नाम निर्वाचन सूची में है और जिनके पास वोटिंग कार्ड पहचान पत्र है वो मतदान दे सकता है। मूल संविधान में ये आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष। फिर 61वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें ये आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई है। आपको याद रखना है कि शुरुआत में जब 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान हमारा जब लागू हुआ
26 जनवरी 1950 को। तो हमारे यहाँ मतदान की आयु क्या थी? 21 वर्ष थी। फिर संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ। इकसठवां संविधान संशोधन हुआ और 61वां संविधान संशोधन के बाद यह आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। आपको याद रखना है वर्तमान में मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष ही है। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिनिधि मूलक, जनता का प्रतिनिधि को, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना। एग्जाम्पल देखें, जनता ने क्या चुना? सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे द्वारा संसद के सदस्यों को जब चुना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि। उस प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और ये एमपी मिलकर किसको चुन लेते हैं? प्रधानमंत्री जी को चुन लेते हैं। जनता ने क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को चुना था क्या? नहीं। क्या जनता ने नरेंद्र मोदी जी को सांसद के रूप में नहीं चुना था क्या? चुना था। तो सांसदों में से एक व्यक्ति को क्या चुन लिया जाता है? प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। फिर से देखें इस व्यवस्था को। हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है राज्य का और एक एग्जाम्पल है केंद्र का। राज्य में देखें तो राज्य में कौन है? जनता है। और जनता ने किसको चुना? एमएलए को। इन्हें हम विधायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। और इन विधायकों ने किसको चुना? सीएम साहब को, मुख्यमंत्री को। जनता ने किसको चुना? अपने प्रतिनिधियों को, एमएलए के रूप में। और उन्हीं एमएलए में से एक व्यक्ति को और चुना इन्हीं प्रतिनिधियों ने। तो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाती है। यहां देख लीजिए, यहां क्या चुन रहा है? जनता ने किसको चुना? सांसदों को। सांसद को हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसदों ने किसको चुना? सीएम, पीएम को, प्रधानमंत्री जी को। और जब प्रधानमंत्री जी को उन्होंने चुना तो ये कौन सी व्यवस्था कहलाई? प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाई। तो ये हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जिस प्रतिनिधि को हमने चुना है वो किसी और को चुनता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखें कि जनता ने विधायक साहब को चुना, या यहां देख लीजिए जनता आप हैं, जैसे राम नाम का व्यक्ति है मेहता स्कूल से, इनका नाम निर्वाचन सूची में है, 18 वर्ष के हैं और इनका परिचय पत्र भी बना हुआ है। इन्होंने हमारे राज्यवर्धन सिंह जी, सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह जी, को क्या दिया? अपना वोट दिया। अब आप देखें इन्होंने वोट किसके रूप में दिया? एमपी को दिया। और एमपी जो राज्यवर्धन सिंह जी थे इन्होंने अपना मतदान किसको दिया? श्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट दिया। तो हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको अपने प्रतिनिधि जब चुनने होते हैं तो इसी व्यवस्था को प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहा जाता है। बच्चों यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। भावना, निकिता, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं।
भावना आवाज आ रही है? निकिता, सौरभ, इसके बाद हम देखते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है। इससे पहले हम एक बात और जानना चाहते हैं कि हमारे लिए जो व्यवस्था है, विधि है, कानून है या सिस्टम है, वो कैसा होना चाहिए। सिस्टम दो प्रकार के, राइटिंग में हो सकता है, बिना राइटिंग के हो सकता है, लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। व्यवस्था है, विधि है, कानून है या सिस्टम है, वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। यदि हमारा कानून क्या है, लिखित, और यदि हमारा कानून क्या है, अलिखित, तो इसमें बड़ा अंतर क्या आएगा। बस ये एक अंतर ही हमें बहुत अच्छे से क्लियर करे देगा। बड़ा अंतर क्या आएगा, ऐसे कानून जो लिखित होते हैं, इसमें जब कार्य होता है तो इसमें अंतर नहीं होता है, कार्य होता है तो अंतर नहीं आता है। एग्जाम्पल देखें, ए नाम के व्यक्ति ने कोई भी एक्स गलती की, ए नाम के व्यक्ति ने क्या की, एक्स गलती की, तो उसकी सजा क्या है, डी है। क्या है सजा, उसको क्या मिली, डी प्रकार की सजा मिली। व्यक्ति कौन है, ए, इसने क्या गलती की, एक्स गलती की, सजा क्या मिली, डी। अब अगर वापस कोई एक्स गलती करेगा तो पहले से निश्चित है कि सजा क्या मिलेगी, डी ही मिलेगी। जबकि इधर जब ए नाम का व्यक्ति ने एक्स गलती की तो डी सजा उसे मिल गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए नाम के व्यक्ति ने दोबारा यदि गलती एक्स की तो उसे डी ही सजा मिलेगी। ये यहाँ पर सवाल है, क्योंकि सजा देने वाले को भी ये पता नहीं है कि पिछली बार उसने क्या सजा दी थी, क्योंकि रूल्स आर नॉट राइटिंग देयर। आप अच्छे से जानते हैं कि अलिखित जो विधि होती है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, इसे बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, और ये डिपेंड करती है उस समय के माहौल पर, उस समय के उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या साबित करना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए ज्यादा अच्छा फैक्टर कौन सा होता है, लिखित ही होता है। इसमें एक तो पारदर्शिता होती है, एक दूसरा इसमें परिवर्तन आसानी से संभव नहीं हो सकता। तीसरा, समान कार्य के लिए या समान गतिविधियों के लिए आसानी से इसमें समानता के भाव को निभाया जा सकता है। अलिखित में आसानी से परिवर्तन हो सकता है, एडजस्टेबल है, अपने लोगों के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, दूसरे लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें का एग्जांपल देखते हैं अपनी कक्षा का। अपनी कक्षा का अगर मॉनिटर अपना बहुत अच्छा मित्र है तो वो अपने को पास आसानी से दे देगा। यदि हमारी कंप्लेंट है तो क्लास टीचर को नहीं बताएगा। ये कौन सा विधि है, अलिखित विधि है। यदि लिखित में होता तो उसे आवश्यक रूप से बताना ही पड़ता, क्योंकि फॉर्मेट फिक्स है, समान कार्य के लिए समान गलती होके ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। आवाज आ रही है आप तक? यस सर। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं
और ये एग्जाम्पल है समाज। माना ये हमारा क्या है,